क्लास जो लेसन अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो हमारा चल रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें आगे का वीडियो जो मटेरियल मैंने भेजा था उसका एक्सप्लेनेशन है। इसमें हमने ये बताया है इस टॉपिक में कि जब हम किसी पतली चालक छड़ को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब गति कराते हैं तो उसमें भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और उसका मान कितना होगा वो कैसे निकालेंगे। पहले तो बच्चे समझो कि उत्पन्न होता क्यों। देखो बच्चों, होता क्या है, हमने एक चालक छड़ ली है। इस चालक छड़ की जो लंबाई है ये हमने मान ली L है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर है, इस तरीके से नीचे की ओर है। ठीक, अब जब आप इसको v वेग से x एक्सिस की डायरेक्शन में इसको क्या करते हैं, मूव कराते हो। ये हमारा z डायरेक्शन में नीचे की तरफ। ठीक, आप इसको क्या कर रहे हो, y डायरेक्शन में चालक तार को आगे की तरफ मूव करा रहे हो। तो फ्लेमिंग के जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो फ्लेमिंग के अनुसार, लॉरेंज के अनुसार क्या होता है, उस चालक तार में जो भी विद्युत आवेश होते हैं उन पर एक क्या होता है, एक लॉरेंज बल कार्य करने लगता है ना। ये क्यों कार्य करता है, क्योंकि आप इस चालक तार को लंबवत गति करा रहे हो। इसका मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, धनावेश हैं, ऋणावेश हैं, उन पर वो भी क्या कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत गति कर रहे हैं। तो उन पर इस गति के कारण क्या होता है, एक लॉरेंज बल कार्य करता है। अब इस लॉरेंज बल की या चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी वो हम कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को यूज़ करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि अगर अंगूठे के पास वाली उंगली अगर चुंबकीय क्षेत्र को और बीच वाली उंगली अगर वेग की दिशा को बताती है तो जो अंगूठा होता है वो हमारी बल की दिशा को बताया है। उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा नीचे की तरफ है, तो ये तो हमारा नीचे की तरफ हो गया। ठीक, तो ये हमारी हो गई इसकी वेग की दिशा। तो आप ये देख सकते हैं बच्चों की जो बल है वो धन आवेश पर ऊपर की तरफ हमारा आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो धन आवेश है इस पर जो चुंबकीय बल लगेगा वो हमारा ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक, अब जो ऋणावेश होता है, क्योंकि ये ऋणावेश है इसलिए इस पर जो लॉरेंज बल की डायरेक्शन है वो उल्टी हो जाएगी, यानी कि इस पर नीचे की तरफ बल लगेगा। ठीक, तो ये जो बल क्यों है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने लगा। इसका मान क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ चुके हो लॉरेंज बल का, Fm = QVB sin थीटा होता है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि V हमारा इस डायरेक्शन में है और जो B है ये हमारी बल की डायरेक्शन है, और जो B है चुंबकीय क्षेत्र वो ये है, इनके बीच का कोण क्या है, 90 डिग्री है। ठीक, तो थीटा की वैल्यू भाई 90 डिग्री हो गई। तो आप जब sin 90 की वैल्यू यहाँ रखोगे तो 1 हो जाएगा, तो Fm = हो जाएगा QVB। ठीक है, अब होता क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर जो होता है नीचे की तरफ बल लग रहा है, तो जो सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस M सिरे को छोड़कर इस N सिरे की तरफ गति करने लगते हैं। जब N सिरे की तरफ गति करने लगते हैं, क्यों, क्योंकि धनावेश तो मूव नहीं कर सकता, खाली ऋणावेश मूव कर सकते हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं N सिरे की तरफ आने लगते हैं। तो इस चालक तार का, इस चालक छड़ का एक सिरा तो हो गया पॉजिटिवली चार्ज और एक सिरा हो गया नेगेटिवली चार्ज। जब एक सिरा पॉजिटिवली चार्ज हो गया और एक सिरा नेगेटिवली चार्ज हो गया तो इनके बीच में एक जो विद्युत बल जो हमारा होता है, एक विभवांतर डेवलप हो जाता है। एक विद्युत बल हमारा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र डेवलप हो जाता है और इन सिरों के बीच में एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। हमने माना इनके बीच में जो विभवांतर स्थापित है उसका मान V है। ठीक, तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों कि E क्या होता है, V/D, ये पढ़ चुके हैं आप लोग। तो यहाँ D L के बराबर है, तो यानी कि E क्या हो जाएगा हमारा V/L। ठीक, अब इस विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होता है कि इन आवेशों पर बल कार्य करने लगता है। ठीक, अब ये सिरा मेरा पॉजिटिवली चार्ज है, ये सिरा मेरा नेगेटिवली चार्ज है, तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, M से N की ओर होगी। जब M से N विद्युत क्षेत्र की दिशा है तो विद्युत बल की दिशा भी वही होगी, क्योंकि क्षेत्र के कारण कार्य कर रहा है। तो Fe की दिशा भी क्या होगी, M से N की ओर होगी, लेकिन किस पर, पॉजिटिवली चार्ज आवेशों पर M से N की ओर होगी, लेकिन जो नेगेटिवली चार्ज होंगे उन पर N से M की ओर होगी, यानी कि ऊपर की तरफ होगी। तो आप ये देख सकते हो कि जो धनावेश है इस पर चुंबकीय बल ऊपर की तरफ है, विद्युत बल नीचे की तरफ है, और जो ऋणावेशित हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेजॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन पर विद्युत बल ऊपर की तरफ है, चुंबकीय बल नीचे की तरफ है। तो इन आवेशों पर जो विद्युत बल और चुंबकीय बल कार्य कर रहा है ये एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है ना। तो जब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इन पर कोई बल कार्य नहीं करेगा और
इलेक्ट्रॉन्स का जो जाना है उस समय क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन्स हमारा यहाँ से यहाँ मूव करना बंद कर देगा, उस कंडीशन में Fm का मान Fe के बराबर होना चाहिए। अब Fe का मान कैसे निकालोगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के कारण बल उत्पन्न हो रहा है। तो आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों कि E इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, E इज इक्वल टू होता है F/Q। ये पढ़ चुके हो, इस फॉर्मूले से E इज इक्वल टू QE हो जाएगा। अब ये दोनों बल भाई बराबर होने चाहिए, बैलेंस। अगर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकना है, इलेक्ट्रॉन आगे गति ना करे, तो दोनों बल का मान बराबर होना चाहिए। तो हमने क्या किया, QVE को QE के बराबर कर दिया। ठीक, Q से Q कट गया, E इज इक्वल टू आ गया V इंटू वी। यहाँ V क्या है, इस चालक छड़ का वेग, इस वेग से ये हमारा एक्स डायरेक्शन में गति कर रहा था। E क्या है, विद्युत क्षेत्र। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि क्योंकि चालक के सिरों पर एक सिरा पॉजिटिवली चार्ज, एक सिरा नेगेटिव चार्ज होता है, इनके बीच में एक प्रेरित विभवांतर हमारा कार्य करने लगता है। ठीक है, तो जिस प्रेरित विभवांतर की दिशा हम कैसे निकालेंगे, मैंने बताया E इज इक्वल टू V/D। तो यहाँ से D की वैल्यू L के बराबर होगी, तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू L। अब देखो ये बच्चों कैपिटल V है, ये स्मॉल v है, ध्यान रखना। कैपिटल V हमेशा विभवांतर होता है और स्मॉल v क्या होता है, वेग होता है। तो ये जो विभवांतर प्रेरित हुआ, ये क्यों प्रेरित हुआ, क्योंकि एक सिरा पर पॉजिटिव चार्ज है और एक सिरे पर नेगेटिव चार्ज है। और ये क्यों आया, इस क्षण के किसके कारण, मूवमेंट के कारण। इस विभवांतर को हम कहते हैं प्रेरित विभवांतर। तो V की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं, ये E की वैल्यू यहाँ पर अगर निकालोगे, या E की वैल्यू को यहाँ पर रख दो इस इक्वेशन से। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई, क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। तो यहाँ पर E की वैल्यू का आप रखोगे तो V इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, VBL। ठीक, तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया। ये प्रेरित विभवांतर का मान हम इससे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो V की दिशा हमारी ऐसे थी और B की दिशा हमारी कैसे थी, इस तरीके से थी। अगर इस तरीके से ना हो, 90 डिग्री के कोण ना हो, अगर जो है आपका जो क्षण है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए अगर गति कर रहा हो, जैसे कि इसमें मैंने दिखाया है कि हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये मेरी वेग की दिशा है, इन दोनों के बीच में थीटा कोण बन रहा है। तो हम इस वेग का हम क्या करते हैं, कंपोनेंट लेते हैं, और वो कंपोनेंट लेंगे जो इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। तो इसके हमने दो घटक किए, V cos थीटा और V sin थीटा। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक क्या है, V sin थीटा। तो जो आपने ऊपर फॉर्मूला देखा था V इज इक्वल टू VBL, इसमें V को हम V sin थीटा से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कैपिटल V इज इक्वल टू V sin थीटा इंटू BL, यानी कि कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल VBL sin थीटा। ये कब है, जब कोई चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए गति करती है। ठीक, अब यहाँ से आप देख सकते हो, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखोगे तो V इज इक्वल टू VBL फिर से मिल जाएगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। और अगर चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे, मतलब अगर चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ है और जो छड़ है वो भी हमारी इसी डायरेक्शन में अगर गति कर रही है, तो इनके बीच का जो कोण है 0 डिग्री हो गया। जब 0 डिग्री हो गया तो साइन 0 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0। तो इसमें कोई भी विभवांतर हमारा प्रेरित उत्पन्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब ये केस होगा तो जो छड़ के सिरे हैं वो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं हो पाएंगे। तो ये फॉर्मूला कब आप एप्लीकेबल है, जब कोई चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में या उससे थीटा कोण बनाते हुए गति करती है, उस समय प्रेरित विभवांतर V इज इक्वल टू VBL होता है। तो जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो वो क्या करता है, फ्लक्स रेखाओं को काटता है। और जब फ्लक्स रेखा को काटता है, इसका मतलब फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और जब फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, इसी कारण से उसमें क्या होता है, एक विभवांतर हमारा डेवलप हो जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रेरित विभवांतर। और इसमें भी वही कंडीशन है बच्चों कि ये विभवांतर तभी तक इंड्यूस रहेगा जब तक आपका चालक छड़ उसमें गतिमान रहेगा। जहाँ चालक छड़ रुकी वहाँ उसमें प्रेरित विभवांतर हमारा क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है कि जो प्रेरित धारा है इसकी दिशा हम कैसे निकालते हैं बच्चों। जो इंड्यूस करंट होती है, इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है उसको हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें भी दो चीज़ें हैं। अगर चालक सीधा है, अगर आपका चालक सीधा है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से निकालोगे, अदरवाइज़ लेंज के नियम से निकालोगे। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ लिखा है कि प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, जबकि सीधे चालक में हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, सेम वही चीज़ है बच्चों। ये देखो, इसमें आप देख सकते हो कि अगर हम अपने सीधे हाथ की, ये मेरा सीधा हाथ है, सीधे हाथ की अंगूठा
तर्जनी और मध्यमा को इस तरीके से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। और अगर आपकी जो तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा रही है और जो अंगूठा है ये अगर चालक की गति की दिशा को दिखा रहा है, तो जो मध्यमा होगी वो प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। ठीक, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या है? यदि हम दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा इन तीनों को इस तरीके से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, और अगर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और अंगूठा चालक के चलने की दिशा को बताता है, तो जो मध्यमा है वो प्रेरित धारा की दिशा को बताएगा। ठीक, अब इसके बाद बच्चों हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हमारा स्वयं प्रेरण या सेल्फ इंडक्शन। ठीक, स्वयं प्रेरण क्या है बच्चों? कि जब किसी कॉयल को मूव कराते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, और उस कॉयल में अगर धारा प्रवाहित हो रही हो और इस कॉयल को हम क्या करें कि चुंबकीय क्षेत्र में मूव कराने लगें। जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में आप मूव कराते हो, या फिर इसमें अगर हम धारा का मान परिवर्तित करें, कैसे? आप जो धारा उसको अगर आप बढ़ा दें या घटा दें, तो धारा के मान के परिवर्तन के कारण क्या होता है, इस कॉयल में एक करंट इंड्यूस होती है जिसे हम कहते हैं प्रेरित धारा। और वो जो धारा होती है वो मुख्य धारा के हमेशा विपरीत दिशा में होती है। क्यों? क्योंकि वो इसका विरोध करती है ना। तो इस घटना को हम कहते हैं स्वयं प्रेरण या सेल्फ इंडक्शन। तो स्वयं प्रेरण क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में धारा में परिवर्तन के कारण स्वयं उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, उसे हम स्वयं प्रेरण कहते हैं। किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन के कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, इस घटना को हम कहते हैं स्वयं प्रेरण। ठीक है, होता क्या है बच्चों कि जैसे कि मैंने ये डायग्राम आप लोगों को दिखाया है, इस डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं, धारा के मान को बढ़ा रहे हैं। जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, और जब कुंडली में धारा बह रही है, जब उसके मान में परिवर्तन करते हो तो उससे होकर जो चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं, जो चुंबकीय फ्लक्स इससे कनेक्टेड है, उसके मान में भी परिवर्तन होता है और उसके कारण इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे हम कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। और इस विद्युत वाहक बल का क्या होता है, इस कॉइल में एक धारा हमारी बहने लगती है और लेंज के नियम के अनुसार इस धारा की दिशा ऐसी होगी जो हमेशा जिसके कारण वो उत्पन्न हो रही है उसका विरोध करेगी। उत्पन्न क्यों हो रही है, इस मेन करंट के कारण। तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, हमेशा इस मुख्य धारा के विपरीत होगी। ठीक है, तो जब आप इसमें धारा के मान को बढ़ाने का प्रयास करते हो, जैसे कि इसमें करंट बह रही है और इस रेजिस्टोर, ये हमने कॉइल लिए, इसको हमने रेजिस्टोर से जोड़ा है, इससे हम क्या कर सकते हैं, धारा के मान में परिवर्तन कर सकते हैं। ये मेरी बैटरी और की है, की को आपने दबाया, ठीक, और आपने रेजिस्टोर से क्या किया, धारा के मान को धीरे धीरे बढ़ाया। तो जब आप धारा के मान को बढ़ा रहे हो तो ये बढ़ने का विरोध करेगी। जब बढ़ने का विरोध करेगी तो जो प्रेरित धारा की दिशा होगी वो मेन करंट के विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, क्योंकि वो इसको घटाने का प्रयास करेगी, वो ये नहीं चाहेगी कि धारा हमारी बढ़े। और ये तभी हो सकता है कि जब हमारी इंड्यूस करंट मेन करंट की विपरीत दिशा में। ठीक, अब इसके बाद आता है बच्चों, ये मैंने एक और डायग्राम लिया है जिसमें हमने क्या किया कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, धारा के मान को घटा रहे हैं। जब हम धारा के मान को घटाएंगे तो क्या होगा, घटाने पर करंट, जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन वही होगी जो मेन करंट की डायरेक्शन है। ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अब ये जो करंट है वो ये चाह रही है कि धारा ना घटे, आप घटा रहे हो, है ना, तो ये बढ़ाने का प्रयास करेगी। बढ़ाएगी कब, जब मेन करंट की डायरेक्शन है। तो इस तरीके से जो इंड्यूस करंट होती है वो हमेशा क्या करती है, मेन करंट का विरोध करती है। और ये तभी होगा जब धारा के मान में परिवर्तन होगा। जब आप इस रेजिस्टोर से धारा के मान को बढ़ाओगे या घटाओगे तभी इसमें हमारी क्या होगी, करंट इंड्यूस होगी। ठीक, तो स्वयं प्रेरण की मैंने यही यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है कि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन के कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, स्वयं प्रेरण। ठीक, अब इसके बाद स्वयं प्रेरण गुणांक या स्वयं प्रेरितत्व क्या होता है। जैसा कि आप लोगों ने बच्चों देखा अभी कि जब हम किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसको हम बोलते हैं स्वयं प्रेरित विद्युत वाहक बल।
क्या बोलते हैं उसको, स्वयं प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक, अब इसका मान हम कैसे निकालेंगे, इस विद्युत वाहक बल का मान आप कैसे निकालोगे। हमने माना कि कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो n है और एक फेरे से बद्ध जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स है वो फाई है। ठीक है, तो n फेरों से बद्ध जो आपका जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो क्या होगा, n फाई होगा, है ना। तो इस n फाई का जो मान होता है, ये देखा गया कि जो कुंडली में जो प्रवाहित धारा होती है वो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी कुंडली में जो आपकी इंड्यूस करंट होती है, जो प्रवाहित धारा होती है, जो धारा प्रवाहित कर रहे हो, उसका मान किसके अनुक्रमानुपाती है, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हमने n फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख लिया। अब प्रोपोर्शन को जब इक्वल में लिखोगे तो एक कांस्टेंट आएगा L। इस L को हम बोलते हैं स्वयं प्रेरण गुणांक या स्वयं प्रेरकत्व, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक, अब इस L का मान कैसे निकालेंगे, L बराबर क्या हो जाएगा, n फाई अपॉन I। I नीचे चला जाएगा, अगर I की वैल्यू 1 एम्पियर हो तो L इज इक्वल टू हो जाएगा n फाई। अब यहाँ से परिभाषा क्या होगी कि किसी पिंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक या स्वयं प्रेरकत्व कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। संख्यात्मक मान है इसका, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है ना। किसी कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से उस फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है जबकि कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, है ना। जब किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो किसी कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। इस डेफिनेशन को आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए कि किसी कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक या स्वयं प्रेरकत्व, एक ही चीज़ है, या स्वयं प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, संख्या के बराबर होता है जबकि कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, ये तो हमारा स्वयं प्रेरकत्व हो गया। अब हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकालना, तो कैसे निकालेंगे। आप लोगों ने बच्चों पढ़ा था E इज इक्वल टू n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है। फैराडे के पहले नियम से, विद्युत चुंबकीय पहले नियम से n को अंदर ले लो तो हो जाएगा डेल्टा n फाई अपॉन डेल्टा टी, और n फाई की वैल्यू Li के बराबर होती है, हमने Li रख दिया। ठीक, अब इस L को आप बाहर ले लीजिए तो माइनस का L डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी, तो यहाँ से L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। अगर इस वैल्यू को हम 1 कर दें, यानी कि धारा परिवर्तन की दर अगर 1 हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, तो L की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, माइनस E की। अगर आप संख्यात्मक मान लोगे तो L इज इक्वल टू ओनली E के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से भी हम परिभाषा दे सकते हैं कि किसी पिंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक किसी कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के, ये है ना L का मान E के बराबर है। आप लोगों ने ऊपर देखा कि जो L का मान है वो E के बराबर है ना, यानी कि जो आपका स्वयं प्रेरण गुणांक है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर है। कब, जबकि उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक। ठीक, तो किसी कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के
बराबर होता है जो उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। ठीक, अगर किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक है तो उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान को ही हम उस कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक, इसका जो मात्रक होता है वो हमारा हेनरी होता है। अगर हमें 1 हेनरी की परिभाषा देनी तो कैसे दोगे? हम इसको क्या करेंगे 1 एम्पियर पर सेकेंड और ई को कर देंगे 1 वोल्ट, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1 हेनरी, है ना। तो 1 हेनरी की परिभाषा यहाँ से क्या हो जाएगी कि 1 हेनरी, अगर किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकेंड करने पर उस कुंडली में 1 वोल्ट का स्वयं प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो उस कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक 1 हेनरी के बराबर है। ठीक, क्या लिखोगे? अगर किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकेंड होने पर उस कुंडली में 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो उस कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक 1 हेनरी है। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग के बच्चों ये स्वयं प्रेरण गुणांक हो गया। अब इसके बाद लंबी प्रणालिका का हम कैसे निकालेंगे, ये मैंने पहले आपको एक वृत्ताकार कुंडली के लिए बताया कि वृत्ताकार कुंडली में हम स्वयं प्रेरण कैसे निकालेंगे। बच्चों आप लोग पढ़ चुके हो कि अगर कोई कॉइल है वृत्ताकार है तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो μ0 Ni/2r होता है, जहाँ n क्या है उस कुंडली में फेरों की संख्या होती है ना। तो इस कॉइल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा φ = B × A हो जाएगा। ठीक, अब चूँकि प्रणालिका के सभी फेरों से हमारा जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, एक फेरे से तो फाई है, तो n फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा n फाई के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब एक फेरे का जो एरिया है वो हमारा क्या होगा πr² के बराबर हो जाएगा। तो नेट चुंबकीय फ्लक्स φ = किसके बराबर हो जाएगा n, y = क्या B × A है। हमने क्या किया यहाँ पर B की वैल्यू रखी, B हमारा क्या है μ0 Ni/2r, ये हो गया। ठीक है, और जो A की वैल्यू πr² के बराबर, इस r से r कट जाएगा तो μ0 Ni/πr/2 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि कुंडली के सभी तलों में क्या है चुंबकीय क्षेत्र एक समान है ना, तो जो कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स होगा वो हमारा φ = क्या हो जाएगा B × A। ये यहाँ कैसे हो गया, इस फॉर्मूले से होगा φ = B × तो यहाँ पर हमने B की वैल्यू को, जो आप लोगों ने B की वैल्यू निकाली उसको यहाँ रखा और A की वैल्यू को यहाँ रख दिया, सॉल्व कर लिए तो ये आ गया। ठीक, तो अब L का मान हम कैसे निकालेंगे, L = N∅/I होता है। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पर हमने फाई की वैल्यू को रख दिया, n तो ये हमारा है ही। ठीक, फाई की वैल्यू ये हमारी यहाँ आ गई अपॉन i से i कट जाएगा, n × n n² हो गया। तो μ0/2 ये अलग कर लिया, πn² × r। तो ये हमारी क्या हो गई, किसी समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व हो गया। और आप भी देख सकते हो यहाँ पर कि अगर हमें इस कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ाना पड़ेगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान हम कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर हम n का मान ज़्यादा लेंगे, फेरों की संख्या ज़्यादा, क्योंकि L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² है। तो अगर हम फेरों की संख्या को बढ़ा दें तो हम क्या कर सकते हैं, स्वयं प्रेरकत्व को बढ़ा सकते हैं। तो कुंडली के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एक लौह चुंबकीय पदार्थ की क्षण रख दें तो उससे भी हमारा क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ जाएगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान बढ़ेगा
तो स्वयं प्रकृति क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाकर, नंबर ऑफ कॉइल्स को बढ़ाकर भी आप क्या कर सकते हो, फिर स्वयं प्रकृति को बढ़ा सकते हो। ठीक, इसके बाद आपका आता है कि लंबी प्रणालिका का स्वयं प्रकृति क्या होता है। चलो बच्चों, इसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग खाली आज ये समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वयं प्रकृति तक पढ़िएगा। ठीक है।